Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kala Makhan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. As we already know that from the 2nd of November, the schools are going to be open. And the central government and the state government has declared their decision regarding that with the consent of your parents, you can attend your school. In this state of emergency, I would like to request every single student who is watching me that if you are able to attend the school, please attend the school because it's about your futures. And अगर कहीं भी आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, आपको फीवर है, आपको कफ है, तो उस केस में डोंट अटेंड द स्कूल. बट अगर आप हेल्दी हैं, आप आ सकते हैं, तो डेफिनेटली अटेंड द स्कूल बिकॉज आपका जो लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करना बहुत जरूरी है. योर टीचर्स, योर मेंटर्स आर वेटिंग फॉर यू इन द स्कूल प्रेमिसेस एंड वी आर वेलकमिंग यू इन आवर ऑर्डिनरी लाइफ. तो चलिए, टिल नाउ वी हैव कवर्ड अप ऑलमोस्ट 50 to 60% syllabus of 11th standard business studies, but today we are going to start another chapter. अब एक बार नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं. बात क्या करेंगे हम बात करेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा. इन 11th स्टैंडर्ड वी स्टार्टेड आवर सिलेबस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस. हमने बिजनेस के बारे में जाना, हमने बिजनेस का इंट्रोडक्शन समझा कि बिजनेस एग्जैक्टली है क्या. बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपका ट्रेडिंग आती है, जिसमें आपका परचेजिंग सेलिंग आती है. हर तरह की ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस. और हमने ये भी जाना कि बिजनेस किस तरह से अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी से अलग है. एक बिजनेस शुरू कैसे किया जाए, बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस में सर्विसेज कौन कौन सी यूजफुल होती हैं, एंड बिजनेस के मोड्स क्या हैं और कौन सी एथनिसिटी हमको फॉलो करनी चाहिए बिजनेस में. बट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी रिक्वायर इज द इन्वेस्टमेंट. The chapter today we are going to start is the source of business finance. अब before going further into the chapter, I would like to draw your attention towards these particular words. Business finance. What is the meaning of business finance? As we already know, business is the economic activity and business में एक चीज जो required है, that is the investment. Because इसी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपके साथ चलता है क्या बिजनेस में रिस्क फैक्टर. बिकॉज जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसका या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा. इसी को हम बोलते हैं क्या, रिस्क फैक्टर ऑफ बिजनेस. ठीक है. और बिजनेस की मनी रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. द मनी रिक्वायर्ड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. वी नीड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं या जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बिगिन करता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, ठीक है, तो उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है. और मनी क्यों रिक्वायरमेंट होती है? मनी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को सेटअप करने के लिए. प्री सेटअप परचेज, पोस्ट सेटअप परचेज, इन सभी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमें फाइनेंस की, यानी कि मनी की. तो अगर बिजनेस फाइनेंस को सिंपल सी भाषा में एक्सप्लेन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मनी रिक्वायर्ड फॉर टू commence बिजनेस एक्टिविटी. तो ये है आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. मनी रिक्वायर्ड फॉर टू कमेंस बिजनेस एक्टिविटी, ये होता है हमारा बिजनेस फाइनेंस. आप अगर अपने चारों देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि छोटा सा चाय वाला, गोलगप्पे का ठेला लगाने वाला, इवन कबाड़े बेचने तक वाला, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, we need investment for that, and that investment we need to take care of, and we are going to study the type of investment, we are going to study the requirement of investment in this chapter, source of business finance. अब बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बिजनेस में पैसे की जरूरत क्या है, तो बहुत इजी टर्म हो गया. मैंने आपको बता दिया बेटा, बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है क्या, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के असेट्स खरीदने के लिए. बिजनेस में जो मनी का इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीकों से किया जाता है. ठीक है. एक जो
पहला किया जाता है वो है फिक्स्ड असेट पे परचेज किया जाता है, और दूसरा परचेज किया जाता है करंट एसेट। यानी कि एक हमें चाहिए होती है बिजनेस में फिक्स कैपिटल, ठीक है, और दूसरी हमें बिजनेस में चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल को हम जो स्पेंड करते हैं फॉर फिक्स एसेट के लिए, और वर्किंग कैपिटल को हम स्पेंड करते हैं करंट एसेट के लिए या फिर वर्किंग एसेट के लिए। इसका मतलब क्या है, जो आपका फिक्स एसेट होते हैं, फिक्स एसेट में आपका क्या क्या आता है? फिक्स एसेट में आता है आपका लैंड, मशीनरी, प्लांट। यानी कि जो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए आपको केवल एक बार इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद आपको उस चीज में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको अपना प्लांट सेटअप करना है, आपने उसके लिए लैंड खरीदी, तो वो आपका सिंगल इन्वेस्टमेंट है और बहुत लंबे टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के पास रहने वाला है। उसके बाद मशीनरी भी आपकी एक बार परचेज होती है, उसके बाद उसमें रिपेयरिंग एंड ऑल होता रहता है, लेकिन मशीनरी भी आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। एंड सेम विद प्लांट, सिर्फ लैंड एंड मशीनरी से काम नहीं चलेगा। असेंबली स्टेज लगाई जाती हैं, मशीनरी के जो स्टेजेस सेटअप किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगाया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए जाते हैं, ये सारे के सारे आपके फिक्स असेट के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब फिक्स असेट का पार्ट ये है, तो करंट असेट का पार्ट क्या है? करंट असेट का पार्ट होता है आपका लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड रिपेयरिंग। जो आपका रिपेयरिंग है वो आपका करंट एसेट का पार्ट है। लेबर को आपको पर डे के बेसिस पे, वीक के बेसिस पे या मंथ के बेसिस पे आप सैलरी देते हैं, ये आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल पे आप पैसा खर्च करते हैं, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। सो हाउ वी विल डिफाइन द वर्किंग कैपिटल एंड द फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड असेट ऑफ द बिजनेस। फिक्स्ड असेट मींस लैंड, मशीनरी, प्लांट, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल, एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द करंट asset like labor, raw material, repairing expenses, that is known as the working capital। अब बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट हमें फिक्स कैपिटल में भी होती है एंड वर्किंग कैपिटल में भी होती है। अब बिजनेस में पैसा आए कहां से? ये तो बहुत कॉमन सा आइडिया है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इफ यू आर गोइंग टू कमेंस योर बिजनेस देन हाउ यू आर गोइंग टू पुट इन्वेस्टमेंट इन? सर जेब से पैसा निकालूंगा रख दूंगा, पापा से पैसे मांगूंगा रख दूंगा। दैट्स द सॉल्यूशन फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज आपकी जो लिमिट है, आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, वो शायद लिमिटेड हो। ये चीज हमने पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने उसमें पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव, जिसमें कंपनी एंड कोऑपरेटिव ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जहां पे हमको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था। जॉइंट हिंदू फैमिली तो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ठीक है। पार्टनरशिप भी, पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पे आपका डिपेंड करता है। तो हमें अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम बिजनेस फाइनेंस को, जो फाइनेंस है, हम उसे दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। अभी ये जो क्या है, ये जो मैंने बताया था रिक्वायरमेंट, ये मैंने यहां पे क्या बताई है? ये मैंने बताई है आपकी रिक्वायरमेंट, कि बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बिजनेस में। रिक्वायरमेंट दो तरीके से पड़ती है, फिक्स कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। अब मैं बिजनेस फाइनेंस को क्लासिफाई करने जा रहा हूं इनटू फर्दर टू टाइप्स। और बिजनेस फाइनेंस को मैं क्लासिफाई करूंगा कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership, and second one is on the basis of period. On the basis of ownership, on the basis of period, यानी कि ओनरशिप यानी कि जो फाइनेंस है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है, उसके मालिकाना हक के बेसिस पे एंड उस फाइनेंस के पीरियड के बेसिस पे। ओनरशिप यानी कि जो फाइनेंस है उसका ओनर कौन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी कैन क्लासिफाई द बिजनेस फाइनेंस इनटू फर्दर टू टाइप्स। एक हो गया आपका ओनर्स फंड्स एंड अनदर वन इज बोरोड फंड्स। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है,
ओनरशिप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया है मैंने, ओनर्स फंड एंड बोरोस फंड्स। ओनर फंड क्या होता है, यानी कि मालिक का पैसा, यानी कि मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अपनी जेब से पैसा उठा के बिजनेस में लगा दिया, या फिर मैं बिजनेस के प्रॉफिट को ही बिजनेस में यूज किए जा रहा हूं, तो वहां पे ये हमारा टाइप है ओनर्स फंड का, यानी जहां पे ओनर यानी बिजनेस का मालिक अपनी जेब से पैसा लगा रहा है। लेकिन बोरोड फंड्स में क्या आता है, बोरोड फंड्स यानी कि ऐसे बिजनेस फंड्स जिनके लिए आपको उधार लेना पड़ता है, ठीक है, जिनके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, जिनके लिए आपको उधार लेना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बोरोड फंड्स। तो ओनरशिप के बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड द फाइनेंस इनटू फर्दर टू टाइप्स, ओनर फंड्स एंड द बोरोड फंड्स। नाउ लेट्स सी अबाउट द पीरियड। पीरियड के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मिड टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, मैंने ओनरशिप के बेसिस पे इनको 2 टाइप में क्लासिफाई किया, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, एंड पीरियड के बेसिस पे मैंने इनको फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मिड टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि जो आपके बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लिया जाता है, फाइनेंस लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं। मिड टर्म फाइनेंस यानी कि जो आपका 3 साल तक के लिए जो फाइनेंस लिया जाता है, उसको मिड टर्म फाइनेंस बोलते हैं। एंड 3 साल के एक्सटेंडेशन के बाद जितना भी फाइनेंस हम कैलकुलेट करते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक लेआउट कि what is source of business finances, what exactly business finances, money required for to commence business activity, and after that why we need business finance. business finance की हमारी requirement क्या है, the requirement is for the working capital and the fixed capital. Working capital that is spent, that is expend over on the current asset like labor, raw material and repairing, and fixed capital is the amount of money या फिर the capital that is spent over the land, machinery and plant. And after that further we classified the business finance into further 2 types. The one is on the basis of ownership and on the basis of period. On the basis of ownership we divide the business finance into owners funds and borrowed funds. ओनर फंड्स यानी कि ऐसे फंड जिनकी ओनरशिप बिजनेस के ओनर के हाथ में है, ऐसे फंड जो कि उधार लेके काम चलाया जाता है बिजनेस में। पीरियड के बेसिस पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मिड टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे फर्स्ट ओनर फंड्स की, एंड ओनर फंड्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द शेयर्स। ओनर फंड में भी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, शेयर। शेयर आपके कितने तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्दर स्लाइड्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ओनर फंड्स। ओनर फंड्स में भी 2 हमारे मेजर थे, वो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब हमने अब तक पढ़ा बिजनेस फाइनेंस एंड व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, एंड क्या क्या सीखेंगे हम बिजनेस फाइनेंस में कि वाई बिजनेस नीड्स फाइनेंस एंड किस तरह से वो अरेंज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने ओनर्स फंड्स को। अब ओनर फंड में भी हमारा जो मेजर रहता है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है, वो होता है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स जो कंपनी के ओवरऑल कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दोज आर कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो हर एक स्मॉलेस्ट पार्ट, डिविडेंड के उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर मीन्स यू आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिव रहता है तो आपको रिटर्न पॉजिटिव मिलेगा, कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव रहता है तो आपको रिटर्न नेगेटिव मिलेगा। मेरिट की अगर बात करूं इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर आर सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हाई रिटर्न। यानी कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के लिए इक्विटी शेयर बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज ये सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड करता है। कंपनी अगर लॉस में गई तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट कंपल्सरी, यानी कि कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन ये नहीं कहता दैट कंपनी को अपने इक्विटी होल्डर्स का पेमेंट करना जरूरी है। Equity capital serve as permanent capital as it is to be repaid only at the time of liquidation of the company। जो इक्विटी कैपिटल होती है वो केवल और केवल जब कंपनी खत्म होती है, जब लिक्विडेशन किया जाता है, इंसॉल्वेंसी होती है, तभी वापस मिलता है। और इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन कैपिटल लोन प्रोवाइडर्स। अब मैंने क्या बताया अभी थर्ड पॉइंट में कि इक्विटी कैपिटल होती है वो कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है, और परमानेंट कैपिटल यानी वो कंपनी की लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, यानी कि कंपनी
जो है उसके बेसिस पे मार्केट से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठा सकती है, यानी कि फंड रेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लिमिटेशन की बात करूं तो जो कम ऐसे इन्वेस्टर जो एक स्टेडी इनकम चाहते हैं उनके लिए, और बहुत कम टाइम में चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि जो आपका इक्विटी शेयर है उसमें जो इनकम है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है। The cost of equity share is generally more as compared to the cost of ravising funds to other sources. जो इक्विटी शेयर की कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेस, ठीक है। एंड इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर एंड अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर, ठीक है। तो देखिए, अगर एडिशनल इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर की जो पावर है उसको कम करता है, ठीक है, और उसकी वोटिंग राइट को भी कम करता है, उसके परसेंटेज को कम कर देता है। जैसे डेफिनेटली सपोज कीजिए कि पहले आप लोग 4 शेयर होल्डर थे लेकिन कंपनी ने 4 की जगह 8 कर दिए, तो यानी आपके वोट की वैल्यू एग्जैक्ट आधी रह गई और आपकी पावर जो थी वो शेयर होल्डिंग में वो भी एग्जैक्ट आधी रह गई। पहले जो आपका 25% था अब आपकी पावर 25% नहीं है, अब आपकी पावर 12.5% है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर में जो है फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और डिलेज होता है बहुत ज़्यादा, एंड इक्विटी शेयर से फंड रेजिंग भी बहुत मुश्किल काम है। ये तो उसके मेरिट एंड लिमिटेशन एक बार आप बुक में पढ़ेंगे और अपनी क्वेरीज पूछेंगे। अब प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर, देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से अलग होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर एक कंफर्म्ड कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबल स्टडी इनकम इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर आपके अमाउंट की सेफ्टी की गारंटी नहीं देता, लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड, लेकिन जो आपका प्रेफरेंस शेयर है ये आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट्स फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो रिटर्न फिक्स चाहते हैं, यानी जो विंडफॉल गेनिंग नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए आपका प्रेफरेंशियल शेयर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर का जो पेमेंट होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन पे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो पेमेंट है वो यूजुअली जल्दी हो जाता है। इट डज नॉट इफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है और वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी अपना हैंड रखता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इस तरह का ऐसा कोई राइट नहीं होता, उसको कंपनी के शेयर होल्डर में पार्टिसिपेशन लेने का किसी भी तरह का कोई चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन की बात करूं तो प्रेफरेंशियल शेयर्स आर नॉट सूटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न। तो रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंशियल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर आपके स्टेबल इनकम के लिए है, लो इनकम के लिए है, आप कम टाइम में एक स्टेबल इनकम चाहते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए, तो वहाँ प्रेफरेंशियल शेयर आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सेकंड क्या है? प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर भी है वो अल्टीमेटली क्लेम को तो डायलेट कर ही रहा है, यानी जो परसेंटेज की शेयर होल्डिंग है उसको डायल्यूट कर रहा है। उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर पे जो रेट है वो डिवेंचर से हायर होता है। डिवेंचर क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। डिवेंचर भी फंड रेजिंग का तरीका होता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर आपका प्रॉफिट से आता है तो कहीं ना कहीं इस पे जो रिटर्न है वो हायर होते हैं। अब मैंने क्या बताया? मैंने आपको ओनर फंड के 2 टाइप बताए, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ओनर फंड में सबसे बड़ा एंड सबसे बेनिफिशियल जो पार्ट है वो है आपका रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये टेबल आप जरूर पढ़ेंगे। क्या इस टेबल में दिए हुए हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू, तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू जनरली लो होती है लेकिन प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू हाई होती है। डिविडेंड की बात करूं, इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं पे किया जाता, इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे किया जाता है आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल शेयर्स, ठीक है। यानी जितनी भी तरह के शेयर्स हैं उनके साथ उनको पे करके इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। वोटिंग राइट्स, जैसे कि आपको इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स नहीं होता। अट्रैक्शन, यानी कि जो इक्विटी शेयर है वो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। अब एडवेंचरस इन्वेस्टर से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क उठाना चाहता है, लॉन्ग टाइम तक अपने पैसे को डाल सकता है, ठीक है। अब रिफंड ऑफ कैपिटल, अब जो आपका इक्विटी शेयर में
जो रिफंड है वो वाइंडिंग अप के टाइम पे मिलता है, लेकिन आपका एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर गेट्स प्रायोरिटी, यानी कि कंपनी वाइंड अप हो रही है तो जो प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर को दी जाएगी, ना कि इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, रिडेम्पशन की बात करें तो इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड, दे आर पेड बैक इन द लाइफ आफ्टर द लाइफ ऑफ कंपनी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो आपके एक्सपायरी डेट के बेसिस पे रिडीम किए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो मेजर हमारा जो ओनर्स फंड का है वो है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस आपका प्रॉफिट अर्न करता है, उसी प्रॉफिट को बिजनेस में यूज करने को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मींस वॉट एवर द अर्निंग यू आर अर्निंग इन द मार्केट, दैट प्रॉफिट that earning you are using for the expansion of business. This source of business finance is known as retained earning. देखिए, retained earning is a permanent and oldest source of funds available to an organization. It does not involve any explicit cost, यानी कि कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट आपको इसके लिए नहीं लगेगा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। As the funds are generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility. और सबसे बड़ी बात, इन फंड्स के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी आप किस तरीके से आप इसको यूज करना चाहें ये सारा का सारा आपके हाथ में रहता है। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशन क्या है कि अगर आप एक्सेसिव रिटेन अर्निंग यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, आपके शेयर होल्डर के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। अगर आप कंपनी फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं तो क्योंकि उनका डिविडेंड लो होगा, क्योंकि आप ज़्यादा रिजर्व रख रहे हैं और डिविडेंड कम दे रहे हैं उनको। ठीक है, इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। अब ये आपका सर्टेन सोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो रिटेन्ड अर्निंग के बारे में कोई प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है कि एक मंथ 10 लाख आया, दूसरे मंथ 5 लाख ही रह गया। ठीक है, इसके बाद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फंड्स। और जैसा कि इसमें इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी वो मैनी फर्म्स इसकी रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, तो इस वजह से ये भी एक एज अ लिमिटेशन एक्ट करता है। तो ये था हमारा रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद के वीडियो में हम जानेंगे सम इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।